electronic charge in coulomb present in a cup of 910 ml of water। कह रहा है कि एक कप है, इस कप में कितना पानी है 910 ml, मतलब 1000 लीटर के आसपास पानी है। फिर 910 ml वाटर है। अब कह रहा है कि इस 910 ml वाटर में कितना चार्ज होगा, कितना चार्ज होगा। सबसे पहले गिवन में जो चीजें दी गई हैं वो लिख लेते हैं। गिवन क्या क्या दिया हुआ है, गिवन में क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना दिया है 910 ml। अच्छा, हम कुछ जानते हैं क्या ml से रिलेटेड, ml से रिलेटेड हम लोग एक चीज जानते होंगे 1 ml, 1 ml बराबर कितना होता है क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब में देखेंगे तो 1 ml बराबर होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब। इसका सेंस क्या हुआ, नॉर्मल सी बात समझिएगा कि अगर 1 ml पानी ले लिया जाए, 1 ml वाटर ले लिया जाए, 1 ml वाटर, और इस 1 ml वाटर को अगर रखा जाए तो ये क्या करेगा 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 सेंटीमीटर ऊंचा जगह क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। इतने वॉल्यूम को क्या कर लेगा, कवर। तो 1 ml बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब। बात आई समझ में? अब आप अपने मन में सोचिए सर पानी को कैसे बदल दिए, सब सेंटीमीटर लेंथ है, ये है वो है, लेंथ है, हाइट है, ब्रेथ है, सेंटीमीटर क्यूब में, ऐसा नहीं। 1 ml पानी को उठा के अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब के किसी जार में रखना हो तो उसमें वो 1 ml पानी ही आएगा, यानी क्यूब का वॉल्यूम क्या है 1 ml है, और यहाँ पे पानी दिया। तो क्या हम वॉल्यूम ऑफ वाटर को चेंज करें अगर सेंटीमीटर में, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 910 ml है तो हम इसको 910 सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला लगाए हमने, इसको क्या कर दिया इसमें लिख दिया, ठीक है। इतनी चीज, एक चीज और हमको यहाँ पे याद होनी चाहिए कि डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है। तो ये हमारा हो गया, इसके बाद डेंसिटी ऑफ वाटर। अच्छा, डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है, अगर पानी को देखें और नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल टेम्परेचर में देखें, नॉर्मल जो वैल्यूज होती है डेंसिटी ऑफ वाटर की वो होती है 1g/cc लिखा होता है। cc का मतलब क्या है, सेंटीमीटर क्यूब है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये चीज है 1g/cc, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यानी दो चीजें हमको इसमें याद रखनी है। पहला याद रखना है ml को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, दूसरी नई चीज एक आई है, ये लर्न करना है। ये भी क्या होना चाहिए, आपको लर्न होना चाहिए, नहीं तो आप भूल जाएंगे सवाल को कैसे लगाया जाए। बात आई समझ? इसके बाद जो फॉर्मूला यहाँ लगने वाला है वो फॉर्मूला लगेगा, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अच्छा, हम इतना परेशान क्यों हैं, इतना परेशान इसलिए हैं हम क्योंकि हमको पहले चार्ज निकालने से पहले चार्ज का फार्मूला क्या होता है, चार्ज निकालने का फार्मूला होता है Q इज इक्वल टू N इंटू ई। क्या होता है N इंटू ई। तो हमको E तो पता है लेकिन N की वैल्यू नहीं पता है, हमको N पता करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, इस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तक पहुंचने का साधन कौन सा है, कैसे हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तक पहुंचेंगे। तो इस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने का एक तरीका है कि टोटल मास जितना आएगा, किसका, टोटल मास ऑफ वाटर, टोटल मास ऑफ वाटर। इस टोटल मास ऑफ वाटर में हम क्या करें, एक इलेक्ट्रॉन मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन से अगर डिवाइड कर दे, भाग दे दे, क्या कर दे बेटा, डिवाइड कर दे, तो हमको N की वैल्यू मिल जाएगी कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वहां पे मौजूद थे। इसी के लिए इतना सारा खेल तमाशा हो रहा है, इतने सारे फार्मूले को हम लगा रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाते हैं, मास के लिए फार्मूला लिख लेते हैं, मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो मास पता ही नहीं है, डेंसिटी पता है एकदम, कितना है 1 ग्राम
सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम कितना है बेटा, वॉल्यूम बताओ, अभी फाइंड आउट हुआ है 910 सेंटीमीटर क्यूब। देखो सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हो गया, सिंपल। देखो कितना आसान, मास आ गया 910 ग्राम, ग्राम में मास हमको फाइंड हो गया। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, मास अपॉन मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन क्या होता है 910 ग्राम ये है। अच्छा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है ये भी आपको लर्न होना चाहिए, बॉक्स में दिख रहे हैं। मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 इसमें होता है केजी में, और 9.1 इंटू 3 कम कर दो कितना हो जाएगा माइनस 28 किसमें होगा, ग्राम में। तो यहाँ 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 28 ग्राम। अच्छा ध्यान से देखिए ये डेसिमल में है, इसका डेसिमल भी हटा दें तो ये 91.0 ग्राम होगा, इसका डेसिमल हटा दे तो 91 लिख दें तो यहाँ पे 10 टू द पावर माइनस 29 हो जाएगा। डेसिमल भी हटाए तो एक और 10 वो हो जाएगा, तो यहाँ ग्राम हो गया। ग्राम से ग्राम करती है कैंसिल, 91 से इसको कैंसिल कर देंगे कितना आ जाएगा 10, तो कितना हो गया 10/10 टू द पावर माइनस 29। अच्छा अब इसको सॉल्व करना चाहे इसको ऊपर ले जाएंगे क्या हो जाएगा 10 पे पावर 1 यहाँ पहले से ही है, 10 पे पावर 1 है, ये 29 ऊपर गया तो 10 पे पावर प्लस 29 हो गया। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आ गया बेटा वो आ गया 10 टू द पावर 30। कितना आ गया बेटा 10 टू द पावर 30। ये क्या हो गया n का वैल्यू हो गया, इसका वैल्यू हो गया बेटा n का वैल्यू। अब क्वेश्चन तो बहुत बड़ा दिख रहा है, अब इसके बाद कुछ नहीं करना है, बस हम इसको थोड़ा सा यहीं से मिटा दे रहे हैं। राम जी की तीर लगा दीजिएगा, आ जाइएगा यहाँ, बोलो जय श्री राम। यहाँ से हमने राम जी की तीर लगा दी, यहाँ चार्ज हमसे पूछा था, क्या पूछा था बेटा चार्ज, ये पूछा था ना। अब यहाँ पे 10 टू द पावर 30 एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, चार्ज की 1.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। अब यहाँ देखो मल्टीप्लाई कर लो 1.6 10 पे पावर 30 माइनस 19 कूलम, यहाँ हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर, कैंसिल करो 30 में से 19 घटा दो कितना हो जाएगा 11 कूलम। क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 1.6 इंटू 10 टू द पावर 11 कूलम। देखो ये कितना शानदार आंसर आया, बस इसी तरह से लगाते रहना है आपको, लाइन बाय लाइन स्टेप बाय स्टेप याद रखिए। सबसे पहले क्या किए वॉल्यूम, वॉल्यूम को कन्वर्ट कर लिए सेंटीमीटर क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब से वॉल्यूम को कन्वर्ट करके क्या फाइंड कर लिए मास, ग्राम में आ गया, उसमें से डिवाइड कर दिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को किससे मल्टीप्लाई कर दिए चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो टोटल चार्ज मिल गया। अच्छा किसमें मिला है कूलम में मिला। थैंक यू एवरीवन। A few moments later. जो क्लास स्टार्ट हो रही है हम लोग आज न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे। ये सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो हैं उसी पे बेस्ड हैं जो पहले वाला हमारा था। पहले हम इससे पहले वाले वीडियोस में हमने इलेक्ट्रिक करंट के थ्योरी के बारे में डिस्कस किया था, और इसमें हम उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। बोर्ड में बच्चों को न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में बहुत दिक्कत होता है, बच्चे बार बार सोचते हैं कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे लगाएं। तो न्यूमेरिकल लगाने का सिंपल सा एक तरीका है। अगर आपको मैथमेटिक्स आती है तो मैथ्स में आप क्या करते हैं, जो भी क्वेश्चन होता है उस क्वेश्चन का, मैथ के क्वेश्चन का क्या करते हैं, बार बार प्रैक्टिस करते हैं, उस क्वेश्चन को बार बार लगाने की कोशिश करते हैं। बिना लगाए कोई चीज़ नहीं आता। एक क्वेश्चन को एक बार लगा लीजिए, सोचिए साल भर बाद लगाएंगे तो फिर से आपका साल भर बाद वो क्वेश्चन लग जाए ऐसा जरूरी नहीं, भूल जाएंगे, स्टेप भूल जाएंगे। तो 15 दिन पे 20 दिन पे जरूर एक बार आप क्या किया करिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगाया करिए, चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगाइए। और बार बार हम बताते रहते हैं कि रिवीजन बहुत जरूरी होता है, रिवीजन ही आपको परफेक्ट बनाता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ चार्ज 1.6 कूलम। तो क्या पढ़ाया था हमने पढ़ाया था हम लोगों को गिवन, सबसे पहले लिखा जाएगा गिवन।
यहाँ सॉल्यूशन लिखेंगे तो सॉल्यूशन में गिवन क्या है, चार्ज की वैल्यू दी गई है, Q की वैल्यू दी गई है 1.6 कूलम, और क्या दिया गया है 1.6 कूलम दिया गया। 1.6 कूलम देने का सेंस क्या हुआ, चार्ज दे दिया, पूछ क्या रहा है इसके साथ, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पूछा। क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, किसमें 1.6। चार्ज किससे बना हुआ है बेटा, चार्ज बना हुआ है इलेक्ट्रॉन से, चार्ज बना हुआ है प्रोटॉन से। अब उन्हीं के बारे में पूछ रहा है। तो हम कल पढ़े थे कि चार्ज क्या होता है, इंटीग्रल फॉर्म में होता है। चार्ज हमेशा किस फॉर्म में होते हैं, क्वांटाइज्ड होते हैं, यानी Q = V नो दैट। आपको कुछ आए ना आए, एग्जाम में एग्जामिनर को इम्प्रेस करने के लिए लिख दिया करिए, क्या लिखना है, वी नो दैट, हमको पता है। एग्जामिनर समझ गया, हाँ पता है बच्चे को। अब इतना बताने के बाद ये तो लिखना पड़ेगा ना कि आपको क्या पता है। तो हम जानते हैं, आप सब लोगों को पता है, पिछला वाला वीडियो आपने देखा ही था, तो उसमें बताए थे कि Q = क्या होता है, N × E। अब N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये जो आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन खोजने के लिए निकले हैं। और यहाँ पे क्या है, चार्ज, जो यहाँ पे दिया हुआ है, तो चार्ज की वैल्यू 1.6 कूलम, ये हमने लिख दिया। नंबर को हमने लिख दिया N × E का वैल्यू क्या होता है, सब लोगों को पता है, E क्या है, चार्ज है बेटा, क्या है, चार्ज। और E की वैल्यू क्या होती है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अच्छा देखिए, इधर भी कूलम है, इधर भी कूलम, कूलम क्या हो गया, कैंसिल, इधर 1.6 है, इधर भी 1.6 है, कैंसिल। अब यहाँ क्या हो गया 1, इधर क्या हो गया n × 10⁻⁻ बेटा 19। अब ये मल्टीप्लिकेशन है, इधर आएगा क्या हो जाएगा, डिवीजन 10⁻⁻19 क्या है बेटा। अब इसको हम नीचे क्यों लिखे नीचे, इसको हम रेसिप्रोकल कर दे बड़े आराम से, इसको हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं 10⁻19 = n। अच्छा n क्या था बेटा, व्हाट इज n, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू कितना है, 10⁻19। ये हो गया आपका आंसर, ये आंसर हो गया। फिर से समझ लीजिए, अगर समझना है, चार्ज दिया 1.6 कूलम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने के लिए दिया है। हम जानते हैं क्या, we know that by the law of quantization Q = N × E, therefore we are putting the values of the 1.6 coulomb here, and N is into 1.6 × 10⁻19 coulomb, coulomb to coulomb cancel, 1.6 to 1.6 cancel, and here about the 1 and the N × 10⁻⁻19, so we get 1/10⁻⁻19, and after then taking the reciprocal, N is equal to 10⁻+19, because when we are going to the negative powers to denominator to numerator, it should be changed. So number of the electrons is equal to 10⁻19, and that is the answer of the number of 10⁻19 number of electron in the total quantity of the charge is 1.6 coulomb. Thank you everyone. टॉपिक क्या है, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। टॉपिक हमारा क्या, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। जो फिजिकल क्वांटिटी होती है, सपोज कर लीजिए फिजिकल क्वांटिटी क्या क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है आपकी मास, लेंथ और क्या है, टाइम। अच्छा, इन तीन क्वांटिटीज को, इन तीन फिजिकल क्वांटिटीज को क्या करते हैं, बेस क्वांटिटी भी कहते हैं। कौन सी क्वांटिटी, बेस क्वांटिटी भी कहा जाता है। कौन सी क्वांटिटी है, बेस क्वांटिटी। अच्छा, बेस क्वांटिटी में क्या होता है कि यही सबसे बेसिक क्वांटिटी थी, सबसे पहले जो क्वांटिटी खोजी गई वो क्वांटिटी कौन सी थी, ये बेस क्वांटिटी थी। इसमें क्या क्या था, मास, लेंथ और टाइम। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। तो जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ते हैं, उन क्वांटिटीज में से ही 3 क्वांटिटीज जो है ये बेस क्वांटिटी कहलाती है। इन 3 क्वांटिटीज के बाद कौन कौन सी क्वांटिटीज हैं, इन 3 क्वांटिटीज के बाद क्या क्या है, इसके बाद है इलेक्ट्रिक करंट।
इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद क्या है, टेम्परेचर, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को टेम्परेचर खाली लिखिए, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक क्वांटिटी, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। और इसके बाद क्या है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। क्या है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी। तो पहला हमारा मास हो गया, दूसरा लेंथ हो गया, तीसरा टाइम हो गया, चौथा इलेक्ट्रिक करंट हो गया, पांचवा थर्मल क्वांटिटी हो गया, छठवां ल्यूमिनस इंटेंसिटी और सातवां क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अच्छा, इन 7 फिजिकल क्वांटिटीज को हम कौन सी क्वांटिटीज करते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी होने का सेंस क्या है, ये सातों फिजिकल क्वांटिटीज जो है, ये सातों फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, आपकी ऐसी क्वांटिटीज है जो क्या है, बेसिकली किसी भी क्वांटिटीज पे डिपेंड नहीं करती, कोई भी क्वांटिटी हो उस पर डिपेंड ये नहीं करती है। तो पहला पॉइंट क्या हो गया, अब इनका जो मास है, मास को किससे शो करते हैं, स्मॉल m से, लेंथ को l से, टाइम को t से, इलेक्ट्रिसिटी जो होता है करंट I से शो होता है, टेम्परेचर को T से या केल्विन K से शो कर देते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी CD और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल। यूनिट इनका क्या होता है, एक्चुअली यूनिट की अगर बात की जाए तो मास की यूनिट क्या होती है, केजी, लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर, टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड, और इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट क्या होती है, एम्पियर, टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है, केल्विन। इसके बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को क्या कहा जाता है, इसकी यूनिट क्या होती है, मोल होती है। अच्छा, इनको डायमेंशनल फॉर्म में लिखना हो, इनको डायमेंशनल फॉर्म में लिखना हो तो क्या दिखाएंगे, इनको जब डायमेंशनल फॉर्म में लिखना होगा तो मास को लिखेंगे डायमेंशनल फॉर्म में, डायमेंशनल फॉर्म में m, इसको लेंथ को क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में l, टाइम को क्या लिखेंगे, टाइम को कैपिटल T, एम्पियर को क्या लिखेंगे, कैपिटल A, केल्विन को क्या लिखेंगे, कैपिटल K, कैंडेला को क्या लिखेंगे, कैपिटल C स्मॉल d, और बिग ब्रैकेट इसमें हर बार क्या लगाएंगे, बिग ब्रैकेट, और मोल का MOL लिखेंगे और ये क्या करेंगे, क्लोज। अब यहाँ पे क्या है, मास का देखिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, m, लेंथ का क्या हो गया L, टाइम का क्या हो गया T, एम्पियर का क्या हो गया A, टेम्परेचर का क्या हो गया K, कैंडेला CD, मोल का ये। तो अब ये जो चीजें बनी है ध्यान से देखिए, 7 फिजिकल क्वांटिटीज है, इन फिजिकल क्वांटिटीज को क्या कहा जाता है, फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये किसी पे डिपेंड नहीं करती हैं। हमको क्या पढ़ना है, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज का क्या डायमेंशन होगा, डायमेंशन का मतलब होता है किस डायरेक्शन में ये चीजें जा रही हैं, कितने डायमेंशंस में है, 1 डायमेंशंस में है, 2 डायमेंशंस में है, 3 डायमेंशंस में है, 4 डायमेंशंस में है। जैसे अब हम एक डायमेंशन लेते हैं, फिजिकल क्वांटिटी है लेंथ, ठीक, तो लेंथ के बारे में अगर ले ले तो लेंथ का डायमेंशन क्या होगा, तो लेंथ जो होता है उसको हम हमेशा किस में मेजर करते हैं, मीटर में मेजर करते हैं, दिखाते हैं L से, इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, एक डायमेंशनल है रियल। अच्छा, 2 डायमेंशन में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो लेंथ के बाद क्या आता है, एरिया, क्या आया, एरिया। तो अगर एरिया की बात की जाए तो एरिया क्या हो जाएगा, आप बताइए कि एरिया का क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी इसमें लंबाई भी है और दूसरा क्या है, चौड़ाई। जैसे ये बोर्ड है, इसमें लंबाई भी है और क्या है, चौड़ाई भी है। तो लेंथ इनटू ब्रेथ यानी इसके डायमेंशन में 2 बार L आ जाएगा, क्या आ गया, 2 बार L आ गया। तो अब यहाँ ध्यान से देखिए, L इंटू L क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में L स्क्वायर। इसके बाद तीसरा देखिए, 3 डायमेंशन में एक है वॉल्यूम, क्या है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का क्या होगा बेटा, वॉल्यूम का जो होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी L कितनी बार हो जाएगा, 3 बार, ठीक, L कितनी बार हो जाएगा, 3 बार। तो यहाँ डायमेंशन क्या आ जाएगा, L पे पावर 3। अच्छा,
एक चीज समझिए, ये डायमेंशंस है, जहाँ पे सिर्फ जो फार्मूला है उस पर बेस्ट करके उस क्वांटिटी का हम डायमेंशंस लिख दिए, तो ये डायमेंशंस है। लेकिन अगर इसी का डायमेंशनल फार्मूला बोला, क्या बोला, डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला अगर आपसे कह रहा है कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखिए, तो डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या करनी होगी, ऐड अप करनी होगी, जो क्या है, इसमें बेस्ट क्वांटिटी के हिसाब से लिखना होगा। उसमें सारी m, l और t ये तीनों आएगा। अब लेंथ पे पावर 1 है, यानी m 0 हो गया यहाँ और t 0 हो गया, l पे पावर क्या हो गया 1। अब यहाँ देखिए, इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखना है, तो m पे 0, l स्क्वायर, t पे पावर 0। यहाँ आ जाइए, यहाँ क्या हो जाएगा, m पे पावर 0, l पे पावर 3 और t पे पावर 0। तो अब डिफरेंस समझ में आ रहा होगा, ये डायमेंशन है और ये क्या है, डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशन बताता है कि कितने तरफ ये जा सकता है, कितने आयाम है इसमें, कितने, जैसे किस 3D 2D इस तरह से कितने डायमेंशंस है, और ये कितनी फिजिकल क्वांटिटीज को अपने अंदर कंटेन किया, कितने फंडामेंटल क्वांटिटीज इसमें जुड़े हुए हैं। डायमेंशनल फार्मूला बताता है कि ये m, l, t और फंडामेंटल फार्मूला के फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा। ये डायमेंशन हुआ, ये डायमेंशनल फार्मूला। अगर कोई पूछे डायमेंशन, तो जो फार्मूले से बन के आया उसको डायमेंशन कहेंगे, लेकिन जब m, l, t के फॉर्म में लिखना शुरू कर देंगे तो वो क्या कहलाएगा, डायमेंशनल फार्मूला। समझ में आया ये? ठीक, थैंक यू एवरीवन। नोट कर लीजिए, नोट डाउन।